आप सबको जोहार। और आज है तारीख 28 दिसंबर 2024 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां पर डुमरी विधायक जयराम महतो का एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें यहां पर जयराम महतो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और वह अपने समर्थकों के साथ सीसीएल क्वार्टर के लिए पुलिस प्रशासन पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। अब यहां पर जानकारी के मुताबिक जयराम महतो ने बेरमो अनुमंडल के ढोरी कोल एरिया में सीसीएल प्रबंधन से एक डी टाइप क्वार्टर की मांग की थी। कुछ दिनों पहले इसके लिए उन्होंने मैनेजमेंट को आवेदन भी दिया था, लेकिन प्रबंधन इस बारे में मंथन कर ही रहा था कि यहां पर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने एक डी टाइप क्वार्टर को बिना परमिशन कब्जा कर लिया और इसकी शिकायत प्रबंधन को मिल गई, जिसके बाद बेरमो थाना, मकोली ओपी और चंद्रपुरा थाना की पुलिस के साथ सीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान वहां पर पहुंचे। अब यहां पर क्वार्टर में पहले से ही जेएलकेएम के कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने पुलिस बल का विरोध किया और जयराम को इस बात की सूचना दी और रात 2 बजे तक जयराम भी मौके पर पहुंचे। अब यहां पर जयराम महतो के पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे जयराम महतो और पुलिस के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई है और जयराम महतो पुलिस पर चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जयराम महतो ने प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन पर भी कई आरोप लगाए हैं। जयराम पुलिस और प्रबंधन को कोयला चोर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वह किसी भी कीमत पर क्वार्टर खाली नहीं करेंगे और जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जयराम करीब 3:30 बजे वहां से निकल गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड सरकार राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए सेस लगाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की तैयारी में है और इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दामों में सेस लगाकर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार यह जन विरोधी फैसला तत्काल वापस ले, क्योंकि इससे रोजमर्रा की चीज़ों में काफ़ी महंगाई आ सकती है और आपके इस बेतुके निर्णय का आम जनजीवन पर बुरा असर जो है वो पड़ सकता है। पहले बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के संकेत को देखकर जनता समझ चुकी है कि आपने अव्यवहारिक चुनावी दावे कर उनके साथ कितना बड़ा छल किया है। राजस्व बढ़ाने के लिए छटपटाहट में लिया जा रहा आपका निर्णय जनता में भारी असंतोष पैदा कर रहा है। उम्मीद है सारे जनप्रतिनिधि भी राजनीति से ऊपर उठकर आम जनजीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाले इस निर्णय को वापस कराने की जो पहल है वो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड सरकार ने राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अब झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी और इस फैसले का मकसद परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए जरूरी तकनीकी बदलाव जल्द से जल्द किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षाओं में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि अभ्यर्थियों का भरोसा भी मजबूत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मोमेंटम झारखंड आयोजन मामले की एसीबी में शिकायत दर्ज कराने वाले सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव ने आरटीआई के जरिए एसीबी से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि यह मामला साल 2020 में जनसभा नामक संस्था के बैनर तले हुए मोमेंटम झारखंड के आयोजन का है और इसमें 9 जनवरी को पंकज कुमार यादव नाम के सोशल एक्टिविस्ट ने 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राजबाला वर्मा, सुनील वर्णवाल, के रवि कुमार, अजय कुमार समेत यहां पर अन्य लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग भी की थी। और यहां पर इस मामले में पंकज ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोमेंटम झारखंड नाम से एक इवेंट का आयोजन किया था और इस आयोजन में पूर्व सीएम ने राज्य की जनता के 100 करोड़ रुपए विदेशों में रोड शो करने, फर्जी कंपनी से करोड़ों के एमओयू साइन करने और अपने चहेतों को इवेंट
इवेंट का ठेका दिलाने में खर्च कर दिए। पंकज के मुताबिक इसके आयोजन से ना तो कोई कंपनी झारखंड में इन्वेस्ट करने आई और न ही राज्य के युवकों को रोजगार मिल पाया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पंकज यादव के आवेदन पर एसीबी ने पीई दर्ज कर जांच जो है वो शुरू कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस नेता और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने गुरुवार को पतरातू प्रखंड निवासी हरिचंद मुंडा के पुत्र और विजय उरांव के पुत्र साथ ही साथ तबरेज आलम को इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 50-50 हजार रुपए का चेक जो है वो प्रदान किया है। और वहीं अपने पोस्ट में अंबा प्रसाद ने लिखा है कि पतरातू प्रखंड के लबगा निवासी हरिचंद मुंडा के पुत्र जो कि ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे हैं, उनके परिवार को गुरुवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और इस सहयोग से उनकी चिकित्सा में सहायता होगी। और बाकी सारा डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहां पर आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर डुमरी विधायक जयराम महतो पर चंद्रपुरा थाने में केस दर्ज हो गया है। सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने यह केस जो है वो दर्ज कराया है और उन्होंने जयराम महतो और उनके कार्यकर्ताओं पर रंगदारी पूर्वक अवैध रूप से कब्जा करने और सरकारी काम में बाधा डालने तथा क्वार्टर में रखे गए सामान की चोरी करने का भी आरोप लगाया है। और सुरेश कुमार सिंह ने FIR में बताया है कि 25 दिसंबर की शाम लगभग 5:30 बजे उनको यह सूचना मिली कि मकौली स्थित क्वार्टर में कुछ अज्ञात लोग जाकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और जो उसमें पूर्व से रह रहे हैं उन प्रशिक्षित पदाधिकारी का सामान हटाया जा रहा है और बाहर में काफी ज्यादा भीड़ भी लगी हुई है और चिकम चिल्ली चल रही है तथा इन पदाधिकारी को आवाज से जबरदस्ती भगाया जा रहा है। और जिसकी सूचना यहाँ पर मैंने CCL के कई पदाधिकारी को भी दी। मैंने क्वार्टर में देखने का निर्देश भी दिया, जिस पर वे सभी सुरक्षा कर्मी गए तो देखा कि 25 से 30 अज्ञात लड़के जो हैं वो क्वार्टर के अंदर घुसे हुए हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी वजह से क्वार्टर में रह रहे प्रशिक्षण पदाधिकारी काफी ज्यादा डरे हुए और परेशान थे। बार बार इन अज्ञात लड़कों से बचने का अनुरोध भी कर रहे थे। हालांकि बातचीत के क्रम में इन लोगों से पता चला कि ये सभी लड़के जो हैं वो JLKM पार्टी के कार्यकर्ता हैं तथा विधायक जयराम महतो के आदेश पर यहाँ पर आकर इस तरीके से हो हल्ला कर रहे हैं, जिस पर मकौली पुलिस पहुंची और उन लड़कों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया, अनुरोध भी किया गया, लेकिन वो सभी लड़के कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। और इसी बीच चंद्रपुरा थाना, नवाडी थाना, गांधीनगर थाना, बोकारो झरिया OP के भी पुलिस को यहाँ पहुंचना पड़ा। इन लोगों के द्वारा भी हल्ला गुल्ला और हुड़दंग कर रहे लड़कों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थे तथा यहाँ सभी से बदतमीजी कर रहे थे। अब यहाँ पर FIR में भी कुछ लोगों को नामजद करते हुए 30 से 40 अज्ञात लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की गुजारिश की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तारिक इमरान ने की। और यहां पर बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा है कि पार्टी का सदस्यता महापर्व अभियान चल रहा है और इसमें सभी समाज की भागीदारी होनी चाहिए और इसीलिए अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता अपने समाज में जाकर बड़ी संख्या में नए लोगों को सदस्य बनाकर पार्टी से जोड़कर इस अभियान को पूर्ण करने में सफल हो रहे हैं और सफल बनाने की उन्होंने यहाँ पर अपेक्षा भी की है। अब यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें सभी समाज, सभी वर्ग की भागीदारी है और इसीलिए मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता भी इस सदस्यता अभियान से जुड़कर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भारी संख्या में सदस्य बनाए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजना का लाभ सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही मिल रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज के लोगों की दशा और दिशा में बहुत बदलाव आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार दास के नेतृत्व में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और यहां पर बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार दास ने कहा है कि झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के निमित्त एक महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपा
गया है ताकि पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा सहित भाजपा का संगठन मजबूत हो। अब यहाँ पर आगे उन्होंने ये भी बोला है कि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के सभी अधिकारियों, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष को भी सदस्यता अभियान का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन को घर घर एवं गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सदस्यता अभियान अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी किया जा सकता है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान को लेकर गंभीरता पूर्वक इन्हें जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। और यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाया जाए ताकि जरूरत के हिसाब से मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके और इससे किसी एक अस्पताल पर मरीजों का ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि सभी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को राज्य में ही यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सभी सरकारी अस्पताल 24 घंटे फंक्शनल होनी चाहिए और इस दिशा में चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मी अस्पतालों में हमेशा उपलब्ध होने चाहिए ताकि यहाँ पर मरीज कभी भी आए तो उनका इलाज सुनिश्चित हो सके। और मुख्यमंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों को और भी ज़्यादा बेहतर तथा अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रीडेवलपमेंट प्लान और बढ़ रहे ट्रैफिक प्रेशर और उससे निजात के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर पथ निर्माण विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ आम बैठक की। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सुंदर और स्मार्ट रांची बनाने की दिशा में अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि क्लीन एंड ग्रीन रांची के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा और इसमें आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की जानी चाहिए। अब यहाँ पर इस मौके पर पथ निर्माण विभाग की ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रांची में नए फ्लाईओवर तथा सड़कों के निर्माण के साथ इनर और आउटर रिंग रोड की योजना की जानकारी दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रांची टाटा मुख्य मार्ग पलांडू में एक हाईवा ट्रक की चपेट में स्कूटी के आने की वजह से मौके पर ही युवक की मौत हो गई और वहीं पर 2 युवतियां घायल हो गईं। और बताया जा रहा है कि स्कूटी पर एक युवक और 2 युवतियां सवार थीं। अब यहां पर इस घटना को लेकर ये बोला जा रहा है कि स्कूटी सवार रामपुर से सिद्धरौल की ओर जा रहे थे, वहीं हाईवा ट्रक सिद्धरौल से रामपुर की ओर जा रहा था और इसी दौरान यह घटना घटी है। सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायल युवतियों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। दोनों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। मृत युवक माही कौशल खालखो, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, करम टोली का रहने वाला था। अब यहाँ पर घर वालों के अनुसार वह घर से दिन के 12 बजे स्कूटी लेकर दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाने की बात कहकर घर से निकला था। घायल युवती में एक कौशल की क्लासमेट है जो कि कांटा टोली के पास ही रहती है। वहीं दूसरी युवती की पहचान के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है लातेहार से, जहाँ पर गुरुवार रात लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के उलगड़ा गांव के रहने वाले वार्ड सदस्य बाल गोविंद साव की हत्या उग्रवादियों ने कर दी। बाल गोविंद साव उलगड़ा गांव में औरंगा नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य में मुंशी का काम करते थे और यहाँ पर इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये जो हत्या की गई है वो रंगदारी की वजह से की गई है। और घटना को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि पुल निर्माण कार्य के साइडिंग पर बीती रात बाल गोविंद तथा एक अन्य मुंशी रुककर बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान लगभग 8 की संख्या में झारखंड संघर्ष जन्म मुक्ति मोर्चा के उग्रवादी पहुंचे और मुंशी बाल मुकुंद को पकड़कर अपने साथ नदी के किनारे ले गए। उग्रवादियों ने वहां बाल गोविंद साव की जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। उग्रवादियों ने घटनास्थल पर प्रदीप सिंह के नाम से एक पर्चा भी फेंका है और घटना की जिम्मेवारी ली है और पर्चा में साफ साफ लिखा हुआ है कि ठेकेदार की गलती के कारण मुंशी की हत्या की गई है।
वहीं मृतक के बेटे अरविंद साहू ने बताया है कि उसके पिता से उग्रवादियों के द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही थी। धमकी के बाद घर वालों ने उन्हें मुंशी का काम छोड़ने की बात भी कही थी। दिसंबर माह के बाद मुंशी का काम छोड़ देते, लेकिन बीती रात उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को मृतक के शव को घटनास्थल से उठाने पर रोक लगा दी और यहाँ पर ग्रामीणों का कहना था कि मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी के साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसके बाद ही बॉडी को उठाने दिया जाएगा। लातेहार पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया है कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि उग्रवादियों के द्वारा पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी की पिटाई कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुंशी की हत्या कर दी गई थी। और उन्होंने कहा है कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन जो है वो कर रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से, जहाँ पर सदर थाना क्षेत्र के कोरम्बे गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग को मारपीट के बाद जलती चिता में फेंक दिया गया और इसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान बुद्धेश्वर उरांव के रूप में हुई है। मृतक के बेटे संदीप उरांव ने बताया है कि गुरुवार को गांव की बुजुर्ग महिला मंगरी उरांव कुएं पर नहाने के दौरान फिसलकर गिर गई थी और इससे उसकी मौत हो गई थी। और पोस्टमार्टम के बाद शाम को महिला का दाह संस्कार किया जा रहा था और इसी दौरान मंगरी उरांव के भाई झंडी उरांव और पुत्र कर्मापाल उरांव ने बुद्धेश्वर उरांव पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद उन्हें जलती चिता में फेंक दिया गया। सुबह जब बुद्धेश्वर उरांव घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। गांव वालों से घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना भी दी और पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और रांची से फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर सरेंडर कर दिया है और बताया जा रहा है कि बुद्धेश्वर उरांव पहले ओझा गुड़ी का काम करते थे और जिससे ग्रामीणों में डायन बिसाही का जो शक है वो था और पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश जो है वो कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिला रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देखा जाए तो बहुत बड़ी और देखा जाए तो दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहीं उन्होंने गुरुवार को दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। उनकी मौत से पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है। मनमोहन सिंह के निधन की जानकारी मिलने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने भी शोक जो है वो जताया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान जो है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज देश ने अपना जो है एक महान लाल खो दिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी है। विकासशील राजनीति और गवर्नेंस के पुरोधा आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश और देशवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन जो है वो लगा दिया था। भले ही आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं है, मगर उनके आदर्श और विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मरंग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार समेत देशवासियों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि महान अर्थशास्त्री, सहज सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की दुखद सूचना से मन व्यथित है। देश के आर्थिक सुधारों में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं चंपई सोरेन ने कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर सुनकर मैं काफी ज्यादा आहत हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिजनों एवं समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, जहाँ पर 28 दिसंबर को होने वाला मैया सम्मान कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। दरअसल देर रात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और जिसकी वजह से राज्य में कोई राजकीय समारोह नहीं किया जाएगा। हालांकि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खाते में 2500 रुपये की राशि जो है वो यहाँ पर शनिवार से ही भेजी जाने लगेगी। और यहाँ पर 28 दिसंबर को नामकुम में एक कार्यक्रम के दौरान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में सामूहिक रूप से राशि ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया गया है। राजकीय शोक के बाद किसी भी दिन कार्यक्रम आयोजित की जा सकती है। अब वहीं पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार की ओर से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और इस कारण अब यहाँ पर झारखंड में भी 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह नहीं आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय शोक के दौरान राज्य के सभी भवनों और जहाँ पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां पर वो आधे झुके रहेंगे। और इस खबर को लेकर हेमंत सोरेन के संयुक्त सचिव की ओर से पत्र जारी कर जानकारी जो है वो दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी ने आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है और इसमें यहां पर अनीता का जो शरीर है वो 70% जल गया है। उन्हें बचाने गए एसडीओ के दोनों हाथ भी जल गए हैं। पहले तो दोनों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल के बर्न यूनिट में चला और इसके बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर एसडीओ अशोक कुमार ने बताया कि आवास में पेंटिंग का काम चल रहा है। पत्नी को मॉर्निंग वॉक पर जाने से मना किया, जिसके बाद हम दोनों में विवाद हो गया और इसके बाद अचानक अनीता ने आवास के परिसर में रखे पेंट के तेल को छिड़ककर आग लगा ली और मैंने आग बुझाने का प्रयास किया और उसे तुरंत आरोग्यम हॉस्पिटल लेकर गया। अनीता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वहां से बेहतर इलाज के लिए बोकारो भेज दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को राजघाट के पास किया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाने वाला है। उनके बेटे जो कि अमेरिका में रहते हैं उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वो शुक्रवार को देर रात दिल्ली पहुंचेंगी और इसके बाद शनिवार सुबह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो शनिवार सुबह 8 से 10 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनके निधन के बाद पार्थिव शरीर को एम्स से उनके दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार देर रात दिल्ली के एम्स में हुआ।